सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक एमआर को एरिया मैनेजर बनने में कितना टाइम लगता है और वो कौन कौन से पैरामीटर्स है, अगर जिस पे एक एमआर काम करे तो वो जल्दी से जल्दी एक एरिया मैनेजर बन सकता है। तो टाइम के बारे में हम थोड़े पैरामीटर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा कि कितने टाइम में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम में बताने वालों कि इतने टाइम में एक एमआर को एज ए एरिया मैनेजर प्रमोट हो जाना चाहिए। तो मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। आपके एरिया में अगर आपकी लिस्ट में 150 या 200 डॉक्टर्स हैं तो उसमें से कितने डॉक्टर आपके ब्रांड को प्रिस्क्राइब करते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर डॉक्टर आपका ब्रांड 10,000 या 20,000 के लिखे। कुछ डॉक्टर 1,000 रुपया 2,000 रुपये का भी अगर आपको बिजनेस दे रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डॉक्टर आपके ज़्यादा प्रिस्क्राइबर है तो अगर एक डॉक्टर ने आपका लिखना कभी बंद भी कर दिया तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आप पाउच वर्किंग पे काम कर रहे हो, मतलब कि हर डॉक्टर आपका 4 डॉक्टर है और चारों आपके 50-50 हज़ार के लिख रहे हैं, तो उसमें से अगर एक डॉक्टर ने लिखना बंद कर दिया तो 50,000 से आपकी सेल एकदम से नीचे आ जाएगी। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइबर ज़्यादा है, जैसे कि आपके 70 डॉक्टर लिख रहे हैं, हर डॉक्टर 2,000 रुपीज़ का आपको बिजनेस दे रहा है, तो यहाँ पे अगर एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर बंद भी कर देते तो उतना जो 5,000 10,000 का जो गेप आता है, डेफिशिएट आता है, वो आप दूसरे डॉक्टर से कवर कर सकते हो। तो हमेशा ये चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि जो बंदा है जो एलिजिबल है एज ए मैनेजर के लिए, उसके नंबर ऑफ डॉक्टर कितने प्रिस्क्राइबर हैं। गाइस, जो अगला पॉइंट है वो होता है डॉक्टर होल्ड। देखो, अगर आपके नंबर ऑफ डॉक्टर अच्छे प्रिस्क्राइबर है ना, ज़्यादा प्रिस्क्राइबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका डॉक्टर होल्ड भी अच्छा होगा। अगर आपका डॉक्टर होल्ड अच्छा है ना, तो ही क्योंकि इतने डॉक्टर आपके ब्रांड को आपके लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डॉक्टर होल्ड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हम लोग काम करते हैं। अगर आपका डॉक्टर होल्ड अच्छा है तो आप एक मैनेजर बनने के लिए एलिजिबल हो। सो गाइस, जो अगला पॉइंट आता है, हाउ मेनी डॉक्टर्स नो यू बाय योर नेम। मतलब कि अगर जब भी आप डॉक्टर चैम्बर में जा रहे हो, डॉक्टर आपको आपके नाम से अगर बुलाता है, वहां पे आप ज्वाइंट वर्किंग में जो भी आपके साथ हो, आपके पीएमटी वाले हो, जीएम हो, एरिया मैनेजर हो, आरएम हो, उनके नज़रों में आपकी जो इमेज बनेगी ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं बन सकती जो कि डॉक्टर अगर आपको आपके नाम से बुला रहा है। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, डॉक्टर से रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बहुत कम एमआरओ को उनके नाम से जानता है। तो अगर ये चीज़ आप में है तो आप एलिजिबल हो एक एरिया मैनेजर बनने के लिए। दोस्तों, जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इन क्लिनिक परफॉर्मेंस। मतलब कि आप डॉक्टर के पास जब बैठे हो तो आप किस तरीके से बातों को स्टार्ट कर रहे हो, किस तरीके से डिटेलिंग कर रहे हो, आपका क्लोजिंग क्या है, आपकी सारी चीज़ों पे वहाँ पे नज़र होती है। जो भी आपके साथ सीनियर होते हैं, जब भी उनके मन में होता है कि चलो इस बंदे को प्रमोट करना है, तो जब भी आपके साथ जॉइंट वर्किंग पे आएंगे वो यही चीज़ देखेंगे कि इनका इन क्लिनिक परफॉर्म कैसा है, कंसल्टेंट लेवल में सही से बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जीपी लेवल पे इनका कैसा परफॉर्मेंस है। मतलब कि ये काफ़ी चीज़ें आपकी जज की जाती है और आपको पता ही नहीं रहता है। सो गाइस, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। एमआर जॉब में नहीं, किसी भी जॉब में चल जाइएगा, आपकी स्किल्स अगर आपके पास हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप किसी भी जॉब में ग्रो कर सकते हो। मतलब कि आपकी जो स्किल्स रहती है वो आपकी ग्रोथ के पीछे बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। तो हमेशा ट्राई करें कि आपकी स्किल्स को और भी अच्छी करें। और ये दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी आप चाहते हो कि मुझे एक एरिया मैनेजर बनना है, तो सबसे पहले जो जज की जाएगी वो आपकी स्किल्स जज की जाएगी कि ये बंदा, इसकी स्किल्स कैसी है, ये एलिजिबल है इस चीज़ के लिए या नहीं है। सो गाइस, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है न्यू प्रोडक्ट सेल। देखो, पुराने प्रोडक्ट को तो कोई भी सेल कर लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर जानते हैं, और उसके लिए वो कभी कभी तो ये होता है कि हम किसी डॉक्टर से मिलते भी नहीं है और वो हमारे ब्रांड लिखते हैं अगर आपका ब्रांड पुराना है। पर कंपनी हमेशा आपको किस चीज़ पे फोकस करेगी, आपको किस चीज़ पे आपको जज करेगी कि आपका जो न्यू प्रोडक्ट है वो आपकी टेरिटरी में उसका सेल कैसा है। क्योंकि पुराने प्रोडक्ट जो 10 साल 5 साल पुराने, वो ऑटोमेटिक अपनी स्पीड से चलते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर के पेन पे वो आ जाते हैं। बाकी कंपनी आपको जज कैसे करेगी कि जो नए प्रोडक्ट है अभी लॉन्च करे हैं 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, अगर उनका सेल आपके एरिया में स्टार्ट हो गया है, तो कंपनी को ये लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर एमआर है ना, ये पर्टिकुलर जो बंदा है ना, ये इसकी सेल्स स्किल अच्छी है और हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आए आपको उसका सेल जरूर करना है। सो गाइस, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रोडक्ट मिक्स सेल। मतलब कि आपके पास अगर 10 ब्रांड है तो 10 का सेल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से 3 ब्रांड से आप सेल कर रहे हो, बाकी जो 7 से 8 ब्रांड है वो आप सेल ही नहीं कर रहे हो। तो हमेशा फोकस करें, जितने भी ब्रांड हो सभी पे सेल करें, क्योंकि क्या रहता है, जब वायरल आएगा तो आपका एंटीबायोटिक चलेगा, जब कफ एंड कोल्ड का भी एक टाइम रहता है, सारे ब्रांड्स का अपना अपना टाइम रहता है, जिससे कि आपका सेल अप एंड डाउन नहीं रहे। अगर आपका एक ब्रांड थोड़ा सा स्लो जाता है तो दूसरा ब्रांड उसे कवर कर लेता है। इसीलिए कंपनी इतने सारे ब्रांड्स हमको
को देती है ताकि हमको सीजनल इफेक्ट ना पड़े। तो हमेशा फोकस करें कि आप सारे ब्रांड्स को लेके साथ में चले। अगर ऐसी चीज आपके अंदर है कि आप सारे ब्रांड्स को सेल कर रहे हो तो कंपनी की नज़रों में यह रहता है कि ये बंदा सारे ब्रांड पे काम करता है, तो हमें इसे चांस देना चाहिए। साथ में आपके एरिया मैनेजर और आरएम भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। गाइस, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आपका प्रोडक्ट नॉलेज। मैंने सारे वीडियो में ये बताया कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज कितना अच्छा है, ये काफ़ी रोल प्ले करता है आपके इंक्रीमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर आपको ये डर रहेगा कि ये डॉक्टर है, मुझसे इसके बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका प्रॉपर नॉलेज रखो। आप सारी चीज़ें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके पीछे का साइंस, उसकी एमआरपी, पैक, प्राइस, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें आएंगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो उस प्रोडक्ट का सेल भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप भी एलिजिबल हो एक एरिया मैनेजर बनने के लिए। सो गाइस, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपकी टाई कौन सी, आपका शर्ट किस कलर का है, आपकी पैंट किस कलर की, आपका बेल्ट कौन सा है, ये काफ़ी चीज़ें काम करती है आपकी ग्रोथ के पीछे। हमें लगता नहीं है कि ये चीज़ें हमारी ग्रोथ के पीछे काम करेगी, बट जब भी आपके साथ सीनियर आते हैं ना, वो आपको ऊपर से नीचे तक इसी चीज़ों पर जज करते हैं और इसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं जब आपकी ग्रोथ के लिए वहाँ पर बात होती है, कंपनी में बात जाती है कि जो पर्टिकुलर एमआर है इसको प्रमोट होना है तो हम इसको प्रमोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कभी कभी आपके सीनियर्स ही बोलेंगे नहीं उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, वो एज ए एमआर नहीं काम, एज ए एरिया मैनेजर काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखें कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। सो गाइस, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, क्योंकि जब आपके साथ सीनियर्स आएंगे कभी कभी क्या होता है हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आपका जो कॉल प्लानिंग रहेगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कभी कभी सीनियर्स आपके साथ वर्किंग करने आते हैं और वहाँ पर आप देखो उनको सुबह से शाम तक आप घुमाओगे और 6 से 7 कॉल होंगे। वो जब ट्राई देखेंगे कि आपकी लिस्ट की आप डेली 10 से 12 कॉल कर रहे हो और जब सीनियर्स आपके साथ है तो आप 7-8 कॉल कर रहे हो, तो इससे एक नेगेटिविटी जाती हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा ये फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहा हो, क्योंकि अगर मेरे साथ ही प्रॉपर कॉल नहीं करा पा रहा है तो ये अकेले भी ऐसे ही करता हो। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो कॉल प्लानिंग हो, आपका जो टाइम मैनेजमेंट हो वो सही हो। सीनियर्स ने अगर को आपने बोला है कि सर हम 6 बजे 6:30 बजे अगर फ्री हो जाएंगे तो उस टाइम पे ट्राई करो कि उनको फ्री कर दो। तो ये काफ़ी जरूरी होता है टाइम को मैनेज करना किस तरीके से। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आप कॉल प्लानिंग भी अच्छे से कर पाओगे। सो गाइस, जो अगला पॉइंट आता है ना वो आता है केमिस्ट और स्टॉकिस्ट होल्ड। मतलब केमिस्ट पे और स्टॉकिस्ट पे आपका किस तरीके से होल्ड है। आप जब आरसीपीए लेने जा रहे हो तो केमिस्ट आपको प्रॉपर आरसीपीए दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। स्टॉकिस्ट पे जब ऑर्डर लेने जाते हो या स्टॉकिस्ट पे अपने मैनेजर्स को मिलवाने के लिए जाते हो स्टॉकिस्ट पे, तो वहाँ पे किस तरीके से बात कर रहे हो, आप अपने ब्रांड्स को देख रहे हो वहाँ पे कितना निकला, ये सारी चीज़ों के फीडबैक ले रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मैनेजर के साथ आप स्टॉकिस्ट पे गए तो मैनेजर के साथ आप भी बैठ गए। आपको वहां पे क्या करना चाहिए, आपका जो भी जहां भी प्रोडक्ट है वहां पे जाना चाहिए, जो ऑपरेटर है उससे पता करना चाहिए ये पर्टिकुलर ब्रांड कहीं पे गया क्या। 2-4 चीजें ऐसी यूनिक करनी चाहिए जिससे कि मैनेजर को ऐसा लगना चाहिए आपके कि ये जो बंदा है ना सिंसियर है काम के लिए। तो ये आपके जो ग्रोथ के पीछे काफी वाइटल रोल प्ले करेगी ये सारी चीजें। सो गाइस, जो अगला पॉइंट और सबसे जरूरी आता है वो आता है आपका टारगेट। मतलब कि आप टारगेट को अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब हो सकता है किसी मंथ आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाओ, क्योंकि हर मंथ टारगेट अचीव नहीं होता है। आप 80% कर रहे हो, 90% कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी मंथ 100% अचीव कर रहे हो उसके बाद अगले मंथ आप सीधे 50% पे आ जाओगे। इससे ये वहां पे शो होता है कंपनी में कि जो पर्टिकुलर बंदा है, पर्टिकुलर जो एमआर है, ये या तो एक्सपोर्ट करता है या फिर ये डंपिंग करता है। तो इस टाइप के काम आपको न करना चाहिए जिससे कि आपके जो सीनियर्स है या फिर जो कंपनी है उसकी नज़र में आपके लिए नेगेटिविटी आ जाए। क्योंकि अगर छोटी सी भी नेगेटिविटी आ गई ना तो आपका प्रमोशन रुक सकता है। तो हमेशा ट्राई करें कि आपका जो टारगेट रहे वो कंटिन्यू बेस पे आप उसे करें। हो सकता है कभी 80 हो रहा है, कभी 90 हो रहा है, कभी 100 हो रहा है, बाकी इससे नीचे ना आए। कंसिस्टेंसी दिखने चाहिए आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें। तो आपको टारगेट अचीव करना है अगर आपको एज ए एरिया मैनेजर प्रमोट होना है तो। सो गाइस, यहाँ पे जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है, पैरामीटर आता है, वो आता है आपके डीसीआर और आपके फॉर्मेट ऑन टाइम आपको अपने सीनियर को देना है। अगर आप अपने डीसीआर या फिर जो फॉर्मेट से आपके सीनियर्स ने आपसे मंगाए आप ऑन टाइम उन्हें नहीं दे पा रहे तो उनके माइंड में ये नेगेटिविटी चले जाएगी कि ये बंदा है जो पर्टिकुलर एमआर है ये अपना काम तो टाइम पे नहीं कर पा रहे। अगर इसको हमने प्रमोट कर दिया तो बाकी सारे बंदे भी इसी के तरह हो जाएंगे और वो भी फिर टाइम पे हमें फॉर्मेट नहीं देंगे। क्योंकि जो मैनेजर होता है उसे सारे बंदों से, अपने अंडर के बंदों से स्टेटमेंट जो भी रहता है आपकी फाइल वगैरह फॉर्मेट वगैरह उनको कंपाइल करना होता है, फिर वो अपने सीनियर्स को
सेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आना चाहिए अगर आपको एज ए एरिया मैनेजर जल्दी से जल्दी प्रमोट होना है तो। सो गाइस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितना टाइम लगता है KMR को एरिया मैनेजर प्रमोट होने में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात करी थी। तो गाइस अगर ये पैरामीटर्स जो मैंने बताया ये आपके सारे कंप्लीट है ना, तो आपको 3 साल लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स। 3 साल में आप एज ए एरिया मैनेजर आराम से प्रमोट हो जाओगे। जब भी वैकेंसी, हो सकता है कभी कभी वैकेंसी नहीं आए तो थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, बाकी एक 3 साल का टाइम लेके चलिएगा। और जो मिनिमम टाइम रहता है, मैंने देखा है कोई ऐसे नए MR को भी देखा है जो कि 14 मंथ में भी प्रमोट हुए हैं दोस्तों। मतलब एज ए न्यू फील्ड ज्वाइन करिए और 14 मंथ में कंपनी ने उन्हें ऑफर कर दिया कि आप एज ए एरिया मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फील्ड में काम कर रहे हो, आपका होल्ड किस तरीके का है, जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं इस पे आपका किस तरीके से काम कर रहे हो। अगर इसमें कुछ पैरामीटर्स पे आपने काम नहीं किया है तो इन पे भी काम करिए, तो आप जल्दी से जल्दी एक एरिया मैनेजर प्रमोट हो जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।